एक और शाम हो गई, एक और दिन ढल गया, ज़िंदगी की किताब से एक और पन्ना निकल गया। जी हाँ साथियों, अगर आपको अपनी ज़िंदगी का आने वाला हर पल खूबसूरती से जीना है, बेहतर तरीके से जीना है, तो आपको अपने आने वाले पल के लिए, हर आने वाले पल के लिए कुछ ना कुछ अलग करना होगा, स्पेशल करना होगा, जिससे आपका आने वाला पल बीते हुए पल से बेहतर हो पाए। जी हाँ साथियों, हमारी बचपन की सबसे बड़ी गलतफहमी जानते हो क्या थी? कि जब बड़े होंगे तो खूब मज़ा आएगा। सच में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, खूब मज़ा वजा नहीं आया है। बड़े तो हो गए लेकिन खूब मज़ा वगैरह नहीं मिला है। हाँ, लेकिन हाँ, एक बात सही है, ज़िंदगी ने हमें एक चीज़ तोहफे में दी है, वो संघर्ष। और अगर हम अपने संघर्ष को विराम नहीं देते हैं तो पक्की बात है हम उस लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे जहां हम पहुंचना चाहते हैं। आइए आपको जोड़ते हैं एक बहुत ही प्यारे से कंटेंट में। जी हाँ, हम शुरुआत कर रहे हैं एशिया महाद्वीप पार्ट 4 एपिसोड को। पार्ट 4 एपिसोड, चौथा एपिसोड है एशिया महाद्वीप संबंधी। हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं तो आपको बिल्कुल आनंद भी आना चाहिए और पढ़ाई बिल्कुल बोरिंग नहीं होनी चाहिए। एक बात हम आपसे जरूर बताएंगे, आज आप इस एपिसोड में स्पेशल रूप से एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियों को देखेंगे, जानेंगे, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का समागम आज आपके स्क्रीन पर मैं साझा करूंगा साथियों। जी हाँ, तो बिल्कुल जुड़िएगा हमारे साथ। आइए आपको जोड़ते हैं एपिसोड नंबर 4 में एशिया महाद्वीप की, जहां हमने उल्लेखित कर रखा है प्रमुख नदियां। शुरुआत करते हैं मानसरोवर झील से। शुरुआत करेंगे मानसरोवर झील। नाम तो सुना होगा, मानसरोवर झील कहाँ है? मानसरोवर झील तिब्बत में, वही तिब्बत जो चीन के आधिपत्य में मान के चले हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील है और उस झील से एक बहुत ही प्यारी सी नदी निकलेगी और मैं कुछ इस तरीके को आपको बता के भी दे रहा हूं। यह है मानसरोवर, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। और यहीं पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है ग्लेशियर। वो ग्लेशियर लिख दे रहा हूं मैं। ग्लेशियर का मतलब समझ जाएंगे आप। ग्लेशियर क्या है आपको पता है? यहाँ एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ये क्या है? एक ग्लेशियर है। इसी मानसरोवर झील के पास एक चेमा युंगडुंग नाम का ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर से आपके भारत में भी प्रभावित होने वाली एक नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। कुछ एक स्पेस में दे रहा हूँ बस आपको ये तरीका बताने के लिए। इस नदी का नाम वाकई में क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, देखिएगा, यहाँ से निकलेगी और जाकर के कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। बंगाल की खाड़ी, ये इसका मुहाना होगा। एक बात ध्यान रखना, कुछ महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम और मुहाना भी पूछा जाता है स्पेशल रूप से। जैसे उद्गम का मतलब होता है उस नदी ने अपना जन्म कहाँ से लिया है, नदी निकली कहाँ से है, उसे हम उद्गम कहते हैं। और नदी अपना अंतिम छोर जहाँ छोड़ देती है, यानी जहाँ गिर जाती है, जिस जलाशय में मिल जाती है, हम उसे मुहाना कह लेते हैं। तो ये उद्गम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर और ये इसका मुहाना है साथियों। तो हम जहाँ मानसरोवर झील के पास किस ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी को निकला हुआ देख पा रहे हैं, मुहाना और उद्गम तो समझ चुके हैं। अब देखिएगा यहाँ से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं। होते क्या है, ये नदी कहाँ कहाँ बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी तो बताइएगा जरा, भारत में, चीन में, बांग्लादेश में, भारत, चीन और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ये क्लियर कट रास्ता चल रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी का निम्नलिखित में से किस देश से कोई वास्ता नहीं है। और अगर हम यहीं पाकिस्तान लिख करके दे देंगे तो पाकिस्तान से ब्रह्मपुत्र नदी का दूर दूर तक कोई भी सामंजस्य नहीं है। तो वैकल्पिक व्यवस्था का चुनाव साथियों इस तरीके से हमें करना होगा। अगर हम अपना दृष्टिकोण बेहतर बना करके आए हैं, फिर हम चीज़ों को समझ रहे हैं, ऐसा नहीं केवल बस हम देखेंगे रट्टा मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम चीज़ों को समझेंगे। हम ब्रह्मपुत्र नदी को एक ग्लेशियर से निकालेंगे, बंगाल की खाड़ी में गिराएंगे और उससे बनने वाले तमाम ऐसे प्रश्नों की मनोकामना के तहत सोचेंगे, विचारेंगे कि वाकई में और क्या क्या हो सकता है। भारत, बांग्लादेश, चीन में ये बह सकती है। हमने देखा है बार बार तमाम प्रैक्टिस सेटों में, कई ऐसे एग्जामों में और कई अपने दोस्तों से हमने ये सुना है
कि ब्रह्मपुत्र नदी के तमाम उपनाम है और उस उपनाम को भी एग्जामिनर कई बार पूछ चुका है। तो ऐसे प्रश्नों को सोचेंगे, ऐसे चीज़ों को यथार्थ रूप से जानने की कोशिश करेंगे। जब ऐसा करेंगे ना, फिर हम सफल हो जाएंगे। देखिएगा, तो भारत चीन बांग्लादेश में बहने वाली ये नदी है। और अब देखना जरा, वाकई में जब ये तिब्बत के पठार से निकलती है, ये तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से जब निकलती है, ये सबसे पहले वाकई में कहाँ से? तिब्बत से। देखिए पूरी बातें लिख रहा हूँ। तिब्बत से निकलेगी, तिब्बत में इसे सांगपो कहेंगे। तिब्बत में इसका नाम क्या है? सांगपो। ध्यान रखिएगा, हम इसके उपनामों की चर्चा कर रहे हैं। उपनाम, हम इस नदी के, किस नदी के? ब्रह्मपुत्र नदी के उपनामों पर चर्चा बना रहे हैं। तिब्बत में इसे सांगपो कहेंगे। और चीन में देखिए, चीन में इसे यारलुंग कहते हैं, यारलुंग। और जैसे ही ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में आएगी ना, अरुणाचल प्रदेश में जब पहुंचेगी भारत के, जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है, आपको पता है, उस अरुणाचल प्रदेश में हम पहुंच चुके हैं। तिब्बत, चीन, अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। दिहांग या बिहांग, दिहांग या कहीं कहीं बिहांग लिखा मिलेगा आपको, दिहांग या बिहांग। इसे हम अरुणाचल प्रदेश में इस नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, तो तिब्बत में सांगपो, चीन में यारलुंग, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या विहांग। और बांग्लादेश में देखिएगा, बांग्लादेश में इसे पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में इसे पद्मा नाम से जानते हैं। नाम तो अलग अलग हो गए। अब आप सोच में पड़ गए हो, सर फिर इसे ब्रह्मपुत्र कहाँ कहते हैं? और इसका नाम तो ब्रह्मपुत्र आपने रखा ही रखा है, क्योंकि हम अपने हिसाब से गाड़ी दौड़ा रहे हैं ना। देखना, चीन वाले दौड़ाते ना तो इसी नाम से बोलते हैं, यारलुंग। चीन वाले कहते तो बहुत ज़्यादा सांगपो कह लेते। लेकिन हम भारतीय हैं तो हम अपने दृष्टिकोण से अपनी नदियों को जानेंगे ना। हम नामकरण करने में आगे भी हैं। हम वाकई में हम किसी भी नदी को अपने दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि हम अपने देश के निवासी और हम अपने तरीके से अपने तौर तरीकों को जीना चाहेंगे। वही मामला यहाँ भी है। ब्रह्मपुत्र नदी जब आती है, वाकई में अभी तक इसका कहीं ब्रह्मपुत्र नाम हमने नहीं सुना, तो अब सुन लीजिए। असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, असम में। और असम आपको पता हमारे भारत का हिस्सा है। ब्रह्मपुत्र, असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। इसी वजह से हम लोग इसे ब्रह्मपुत्र कह रहे हैं। क्लियर कट रास्ता चल रहा है। देखना, असम में ही डिब्रूगढ़ आपको मिलेगा। देखना, डिब्रूगढ़, तेजपुर, नाम सुना होगा। डिब्रूगढ़, तेजपुर, और एक बहुत ही खूबसूरत नाम गुवाहाटी। ये तमाम मशहूर शहर इसी नदी के किनारे हैं, इसी नदी के किनारे स्थित हैं। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए हमारा दृष्टिकोण सहज तरीके से सब कुछ देने का है। यहाँ तक की बातें आप क्लियर कर पाए। हम एक नदी पर चर्चा बनाए हुए थे, ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम मुहाना लेकर के, उसके आसपास से बनने वाले उन तमाम प्रश्नों पर हमारा दृष्टिकोण बना रहा। और ये आपको पता है बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, वहाँ इसको पद्मा नाम से जाना जाएगा, वहाँ इसे पद्मा नाम से जाना जाएगा। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की एक बार पुनः हम चर्चा करेंगे जब हम भारत का भूगोल पढ़ रहे होंगे तब। जी हाँ, भारत के भूगोल में भारत की नदियाँ स्पेशल रूप से जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ इसका गंगा से क्या लिंक रहा है, गंगा से जुड़ने के बाद क्या मामला बनता है, ऐसे तमाम चीज़ों पर पर्दाफाश किया जाएगा। जी हाँ साथियों, तो अब यहाँ जहाँ तक की बात होगी ब्रह्मपुत्र की, अब हम दूसरी एक नदी उठाते हैं, उस पर हम अपना दृष्टिकोण ले आते हैं। देखिएगा, वाकई में जब भी कभी ऐसे प्रश्नों से आपका सामना हो, एक बार एसएससी सीजीएल ने पूछा लोहित किसकी सहायक नदी है, तो ध्यान देना, दिहांग। अभी हमने बात किया लोहित दिहांग की, यानी दिहांग का मतलब यही ब्रह्मपुत्र। लोहित और तीस्ता, तीस्ता जो कि बांग्लादेश की प्रमुख नदी है, तीस्ता, लोहित, तीस्ता और दिबांग, ये जो नदियां हैं, ये नदी हैं साथियों, ये ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है? सहायक है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है। लोहित, तीस्ता, दिबांग, ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं, जिसमें से तीस्ता काफ़ी फेमस है, बांग्लादेश की प्रमुख नदी है तीस्ता। क्लियर है? ये ब्रह्मपुत्र वाला काम हो चुका है। अब हम बात करेंगे सिक्यांग नदी।
ऐसे तमाम नदियां हैं, थोड़ी थोड़ी चर्चा सब पर होगी। सिक्यांग नदी, सिक्यांग नदी नाम से देखना स्पष्ट है कि ये कहाँ की नदी है, चीन की। एक मोटा लोकेशन आपको मिल गया, सिक्यांग कहाँ की नदी है, चीन की। क्या इससे कोई खास प्रश्न है? जी हाँ, एक दो प्रश्न खास हैं, देखना। ये यहाँ से निकलेगी सिक्यांग नदी और ये जाएगी दक्षिण चीन सागर में, दक्षिण चीन सागर में गिर जाएगी, यानी इसका मुहाना होगा दक्षिण चीन सागर। ये चीज़ यहाँ देखिए, दो मशहूर शहर हैं चीन के, वो आप यहाँ बना सकते हैं। एक तो हांगकांग, आपने सुना होगा, हांगकांग, हांगकांग। एक ग्वांगझाऊ, यहाँ के नाम भी ऐसे ही अजीब होते हैं, ग्वांगझाऊ। ये चीन के दो मशहूर शहर हांगकांग और ग्वांगझाऊ किस नदी के किनारे हैं? सिक्यांग नदी के किनारे। ये प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, सिक्यांग नदी के किनारे हैं। देखना, इस नदी का जो डेल्टा होगा, डेल्टा वाला क्षेत्र, इस नदी का डेल्टा वाला क्षेत्र, डेल्टा क्षेत्र रेशम उत्पादन के लिए जाना जाता है, रेशम उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण मोटी हेडिंग थी सिक्यांग नदी की। सिक्यांग नदी के बारे में स्पेशल चीज़ हमें जो जाननी थी वो ये थी कि सिक्यांग नदी का जो डेल्टा वाला क्षेत्र है, जैसे हमारे भारत में गंगा नदी का जो डेल्टा है या उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो चावल, गेहूं आज तमाम प्रकार के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ऐसे ही ये जो सिक्यांग नदी का जो डेल्टा वाला क्षेत्र है, वाकई में यहाँ रेशम उत्पादन के लिए बहुत ही अग्रणी है, या कह सकते हैं रेशम उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी का डेल्टा क्षेत्र रेशम उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो आपका जवाब होगा सिक्यांग नदी। यहाँ तक की बातें क्लियर हो पाई हैं? अब देखिएगा, सिक्यांग के बाद एक बहुत ही प्यारी सी नदी है और बहुत ही मशहूर, यांगत्से, यांगत्से या फिर यांगटिसी क्यांग, यांगटिसी क्यांग नदी, यांगटिसी क्यांग नदी। अब लीजिए, निकलेगी कहाँ? तिब्बत के पठार से, तिब्बत के पठार से निकलेगी और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील। इसके बाद अमेजन, क्लियर है ना? और इसके बाद नंबर आएगा तो इसी यांगटिसी क्यांग का आएगा, और चौथे नंबर पर मिसिसिपी, मिसौरी आएगी उत्तरी अमेरिका की। यहाँ तक की बातें क्लियर है? तो देखना, यानी विश्व में इसका स्थान तीसरा है, विश्व में स्थान 3 नंबर है, परंतु 1 नंबर एशिया में, एशिया में स्थान 1 नंबर का है। एशिया की सबसे लंबी नदी, स्पेशल प्रश्न है एशिया महाद्वीप से, क्योंकि हम एशिया महाद्वीप से मुखातिब हैं, एशिया महाद्वीप के बारे में चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब एशिया महाद्वीप के टॉप पोजीशन पर हमारा फोकस होगा। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी की बात अगर आएगी तो आपको जवाब देना है यांगटिसी क्यांग, जिसने दुनिया में अपनी पोजीशन तीसरी बनाई हुई है। यहाँ तक बात, तब आप हमारी बातों को समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं, देखिएगा इसका जो ये जो नदी ऐसे बहेगी, नदियाँ तो कुछ इसी तरीके से बहेंगी, मैं इसे दिखा रहा हूँ। इसका मुहाना होगा पूर्वी चीन सागर, जैसे वो दक्षिण चीन सागर था, ये पूर्वी चीन सागर में गिरेगी। और एक स्पेशल बात, ये ऐसे नहीं गिरेगी, कुछ ऐसे ऐसे गिरेगी। जो नदियाँ कई शाखाओं में कुछ इस तरीके से गिरती हैं, इसे कहा जाता है ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख, या हम इसे ही कहते हैं एस्चुरी, ज्वार नदमुख। ये डेल्टा नहीं बना दी गई, ये डेल्टा नहीं बनाएगी। अब आपका थोड़ा सा हम ध्यान अपनी तरफ ले आएंगे। देखना, अभी तक हम फिलहाल बात कर रहे थे नदियां डेल्टा बना रही हैं, ये नदी डेल्टा नहीं बना रही है। आप अपने भारत में भी ऐसी नदियों से आप मुखातिब होंगे, ये नदी डेल्टा नहीं बना रही है, ये ज्वार नदमुख बना रही है। आप सोचेंगे सर डेल्टा और ज्वार नदमुख में अंतर क्या है? अंतर यह है कि पहली बात तो दोनों की बनावट, जो त्रिभुजाकार होगी संरचना उसे डेल्टा बोलेंगे। ज्वार नदमुख का मतलब कुछ इस तरीके से जिसकी संरचना फनल जैसी हो जाए, फनल आकार की, फनल का मतलब फन जैसी, समझ गए ना? इसकी संरचना कैसी है? फनल आकार की है, इस तरीके से इसे ज्वार नदमुख बोलेंगे। डेल्टाई क्षेत्रों में फसलों का उत्पादन बेहतर होता है, लेकिन ज्वार नदमुखीय क्षेत्रों में या इस जगहों पर पोषक पदार्थों की भरपूर मात्रा हमें प्राप्त होती है। मछली पकड़ने में या मछली के उत्पादन में ऐसे एरिया बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। इस बातों को ध्यान रखिएगा, मछली
मछली की जानकारी आपको यहाँ मैंने दे दिया है और पोषक पदार्थों की जानकारी हमने दी है आपको। तो प्रश्न वैकल्पिक व्यवस्था का चुनाव आप बेहतर करना जानते हैं साथियों, इसलिए हमने आपसे कहा कि हर चीज़ को आप समझते चलें। ज्वार नदमुख और डेल्टा क्षेत्र में केवल इतना ही अंतर नहीं होता, केवल इतना जान लो कि अरे ये त्रिभुजाकार है, ये फनल आकार के हैं, ऐसा कह लेने से आपका काम नहीं चलेगा। एग्जामिनर और भी स्तरीय प्रश्न आपसे करेगा, वो कहेगा निम्नलिखित में से कौन पोषक पदार्थों के लिए जाना जाता है, डेल्टा की ज्वार नदमुख, फिर तो आप फंसोगे ना। आप सोचोगे सर पोषक पदार्थ तो हमारे डेल्टाई क्षेत्रों में खूब होते हैं, नहीं होते, वहाँ भी है, लेकिन अब मशहूर बात होगी, चिन्हांकन हो किया जाएगा तो फिर हम ज्वार नदमुख को बताएंगे। मछली उत्पादन के लिए क्या डेल्टाई क्षेत्रों में मछली नहीं मिलती, मिलते हैं, लेकिन अच्छे उत्पादन के लिए, अत्यधिक उत्पादन के लिए आपको ज्वार नदमुख की तरफ अपना मुख करना होगा। जी हाँ, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। अब देखिएगा, अगर हम बात करें चीन का दो मशहूर शहर भी बसा देते हैं, एक संघाई, संघाई और एक याद रखिएगा वुहान। संघाई और वुहान चीन के दो फेमस शहर इसी यांगत्से कियांग नदी के किनारे स्थित हैं। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। देखिएगा, हम जहाँ तक आपका ध्यान ले जा चुके हैं, वाकई में ये बहुत ही अच्छी बात थी, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं अन्य नदियों पर। फिलहाल अभी तक जो चर्चा हुई है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट आपको ले लेना चाहिए। तो ये मान के लें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा नदियों के क्रम में। आइए देखते हैं आगे की नदियों के बारे में और भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। इसमें इसी चर्चा में, इसी कड़ी में हम बात करेंगे अब आपसे हुआंगहो नदी की। हुआंगहो, हुआंगहो नदी ये है। हुआंगहो नदी का एक उद्गम हम बना देते हैं आपके सामने, ओरिंग, ओरिंग नोर आब्लिक सोरिंग नोर, ओरिंग नोर सोरिंग नोर, यह है झील। यहाँ से इसका उद्गम होगा और इस तरीके से नदी बहती हुई आकर के पीला सागर में गिर जाएगी। कौन सा सागर? पीला सागर में गिर जाएगी। देखना, हुआंगहो नदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी अगर हमें लेनी है तो वाकई में हमें अपने दृष्टिकोण को बेहतर करना चाहिए। सबसे पहली बात, पढ़ते समय हमें उन बातों पर फोकस करना चाहिए कि वाकई में हुआंगहो नदी से संबंधित और क्या प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते रहें। फिलहाल हुआंगहो नदी ओरिंग नोर सोरिंग नोर नामक झील से निकल के पीला सागर में गिर जाएगी। देखिएगा, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आपने पढ़ा भी होगा चीनी सभ्यता, चीनी सभ्यता का विकास या चीनी सभ्यता कहाँ पली बढ़ी थी, चीनी सभ्यता की जन्मभूमि किसे कहेंगे, चीनी सभ्यता की जन्मभूमि, जन्मस्थली किसे कहोगे आप? तो हुआंगहो नदी को। चीनी सभ्यता की जन्मभूमि हुआंगहो नदी को। इसी नदी के वजह से आज भी, पहले ज़माने में और भी, चीन में बाढ़ आ जाया करती थी, या आती है इसी नदी की वजह से। इसीलिए इस नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है, चीन का शोक भी कहा जाता है। ये जब नदी लोयस के पठार से गुजरती है, देखिए साथियों कितने प्रश्न हमारे पास हैं। लोयस पठार, ये नदी जब लोयस के पठार से गुजर रही होती है तो यहाँ से पीली मृदा को बहा ले जाती है, पीली मृदा को बहा ले जाती है, इसलिए इस नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। याद हो जाएंगे ना आप, चीज़ों को समझ रहे हैं। एक हुआंगहो नाम की नदी है जिसे चीन का शोक कहा जाता है। एक हुआंगहो वही नदी है जिसके किनारे कभी चीन की सभ्यता पली बढ़ी थी। चीन की सभ्यता की जन्मभूमि हुआंगहो नदी को कहा जाता है। ये चीन का शोक भी कहलाती है क्योंकि इसकी वजह से चीन में बाढ़ आते जाते रहे हैं। यहाँ तक की बातें क्लियर हैं। देखना, एक आपदा है वो, इसलिए इसे शोक कहेंगे। लोयस के पठार से जब ये गुजर रही होती है तो वहाँ से पीली मिट्टी को बहा ले जाती है, और ऐसा करने की वजह से इस नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आगे का जल पीला पीला दिखेगा, इसलिए आप इसे पीली नदी कह लो। काला दिखता तो काली नदी कह देते। देखना जरा, क्लियर है ना? यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब हम बात कर लेते हैं, बहुत ही फेमस नदी है ये, दजला फरात। दजला फरात नदी, दजला फरात नदी, ये चीज़ ध्यान देना। सबसे पहले मैं बता दूं, इसे टिग्रिस कहते हैं। इसका एक अन्य नाम है जिसे टिग्रिस कहेंगे, इसे यूफ्रेट्स ये कहेंगे। क्लियर है ना?
तो दजला को टिग्रिस, इसको यूफ्रेट्स नदी के नाम से जाना जाता है। ये नदी एक पर्वत बना देता हूं जिसका नाम है टारस, टारस पर्वत। ये आपको कहाँ मिलेगा? तो तुर्की में। इस पर्वत से ये नदी निकलेगी, कौन सी? दजला। और कौन सी? फरात। ये आके मिल जाएंगे कहाँ? असरा में। असरा कहाँ मिलेगा आपको? इराक में। लीजिए, असरा कहाँ मिला? इराक में। ये वो फेमस जगह, इसका नाम इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ से अतीत में यानी प्राचीन काल में घोड़ा और दास का व्यापार किया जाता था। घोड़ा और दास का व्यापार करने के लिए असरा फेमस था। यहाँ से घोड़ा और दासों का क्या होता था? व्यापार किया जाता था। ये वही स्थान है इराक का जिसे हम असरा कह रहे हैं। ये दजला फरात के संगम पर है, जहाँ दजला और फरात नदियाँ आपस में मिलती हैं इराक में आकर के। वहाँ इसी संगम पर एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम असरा। ये प्राचीन काल में घोड़ा और दासों के व्यापार के लिए जाना जाता था। यहाँ तक कि पॉइंट तो आपके दिमाग में चली गई होगी। आगे की बात समझते रहें साथियों। देखिएगा, अभी हमने सभ्यता की बात की थी, तो एक आपने सभ्यता बहुत ही पहले पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, सभ्यता का मतलब समझ रहे हैं ना? हम आप भी कभी सभ्यता बन सकते हैं। बहुत ही चरम पर जब विकास होता है, समय अपने आप को दोहराता है साथियों। पहले जमाना था पक्के मकानों का, आए कच्चे मकान, जहाँ से हमने शुरू किया, फिर से कच्चे मकान आए, फिर से पक्के मकान आए हैं, फिर से कच्चे मकान आएंगे। इसका मतलब हुआ हम भी कभी सभ्यता बन जाएंगे। जिस तरीके से हम मनुष्य नेचर के साथ लगातार उपद्रव किए जा रहे हैं, छेड़छाड़ किए जा रहे हैं, नेचर कब अपना रुख बदल दे, अपने आप को संतुलित करने का प्रयास करे, ऐसी अवस्था में हम उसमें उलझ करके अपने जीवन के संपूर्ण गतिविधियों को छोड़ करके पलायन कर जाएंगे। इसी को हम कहते हैं सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, एक खूबसूरत जीवन यहाँ भी था। दजला फरात नदी के किनारे कौन सी सभ्यता पली बढ़ी? तो कह देना मेसोपोटामिया की सभ्यता पली बढ़ी। ये देखिएगा, ये जो मैदान है, ये वाला हिस्सा, ये जो मैदानी हिस्सा है, इसके दोआब कहते हैं। इस दोआब को सत अल अरब का मैदान कहते हैं। इस दोआब को हम लोग सत अल अरब का मैदान कहते हैं। यहाँ तक की बातें क्लियर है ना? तो दजला फरात नदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पर मैंने साझा कर दिया है। वांगो नदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, उन पर हमारा दृष्टिकोण बना था साथियों। अब हमारा प्रश्न कुछ अलग होगा और हमारा दृष्टिकोण भी दूसरी नदी की तरफ अब जाएगा। देखिएगा, यहाँ साथी एक दूसरी नदी बनाते हैं जिसका नाम है मैकांग नदी। मैकांग नदी ये आपको वाकई में तिब्बत के पठार से निकलती हुई मिलेगी। तिब्बत का एक पठार बना लीजिए और इससे निकालिए इस नदी को और ले आइए थाईलैंड की खाड़ी में। इसका मतलब हुआ ये थाईलैंड में बहती है ना? देखना कहाँ कहाँ बहती है। अगर ये बात करें हम तो चीन में, कंबोडिया, लाओस और आपका हो जाएगा थाईलैंड। क्लियर है ना? जो वांगहो नदी का जो क्षेत्र है ना आसपास का, यह भी चावल के लिए जाना जाता है। चावल के लिए, जैसे हर नदियों के क्षेत्र के बारे में भी कभी कभार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वांगहो नदी का आसपास का जो क्षेत्र रहा है चीन का, वो चावल उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये बात अभी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अब इस नदी के बारे में बताना, यहाँ भी चावल का उत्पादन बहुतायत मात्रा में होता है, इसलिए इस कंटेंट को यहाँ से जोड़ दिया हमने। चीन, कंबोडिया, लाओस और थाईलैंड में बहने वाली मैकांग नदी तिब्बत के पठार से निकल करके थाईलैंड की खाड़ी में अपना मुहाना बना रही है साथियों। देखना जरा, अब यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा? अभी हमने कहा कि सर्वाधिक चावल, अब देखो चावल की बात आई तो सर्वाधिक चावल इसी नदी घाटी में विश्व का सर्वाधिक, दुनिया का देखिएगा, विश्व का सर्वाधिक चावल किस नदी घाटी में पैदा होता है? यानी कौन सी ऐसी नदी घाटी है या कौन सी ऐसी नदी का क्षेत्र है जिसके आसपास अगर नदियों की बात की जाए, ऐसा नहीं कि चावल तो दुनिया में चीन सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है, दूसरा पोजीशन आप बनाए हुए हो, इस पर हमारा फोकस नहीं है। हमारी बात कुछ और है। हमारी बात यह है कि कौन सी नदी के आसपास का क्षेत्र
चावल उत्पादन में सबसे आगे है, तो नदी के आसपास की बात आएगी, नदी घाटी की आसपास की बात, नदी घाटी कह करके प्रश्न पूछा जाएगा, तब आपका जवाब मैकांग नदी होना चाहिए साथियों। इस बात को ध्यान देना, मैकांग नदी विश्व की सर्वाधिक चावल नदी घाटी में है। इस घाटी में विश्व की सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है, इसलिए ये बात हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिएगा, हम आपको यहाँ ले आएंगे थाईलैंड में। थाईलैंड में ये नदी बह रही है। थाईलैंड का एक जगह है जिसका नाम है पिनकाओ एक जगह था बहरहाल, और इसी पिनकाओ ये है चावल की प्रजाति। और कैसी है? सबसे महंगी चावल की प्रजाति कौन सी है? पिनकाओ। कहाँ पैदा होती है? थाईलैंड में। किस नदी घाटी में? तो मैकांग नदी घाटी में विश्व के सबसे महंगी चावल की किस्म थाईलैंड में पैदा की जाती है, जिसका नाम है पिनकाओ। क्लियर है? यहाँ तक की बातें मैं आपको दे पाया हूँ। वाकई में देखिएगा, ये नदी वाकई में बहुत ही मशहूर नदी है, दक्षिणी पूर्वी एशिया की नदी है। दक्षिणी पूर्वी एशिया का इसे गंगा कहते हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया का इसे जीवन रेखा कहते हैं। ये लीजिए, दक्षिणी पूर्वी एशिया की गंगा, दक्षिणी पूर्वी एशिया की जीवन रेखा आदि महत्वपूर्ण भी इसके कार्यदायित्व हैं। आप समझ सकते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न आपके दृष्टिकोण से, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से होना चाहिए। मेरा फोकस देखिए वहाँ पर बना हुआ है। ये सारे प्रश्न आपको एक जगह नहीं मिलेंगे साथियों, ये बहुत ही बड़ा कंटेंट कह सकते हैं आप। यहाँ से वहाँ से ऐसी तमाम जगहों से हम निचोड़ लाते हैं और आपको एक साथ देने का हमारा प्रयास होता है, जिससे आपको दर दर भटकना ना पड़े और आपको बार बार किसी भी बात के लिए संघर्ष करना ना पड़े। ले जाइए शिद्दत से, बहुत ही मज़ा आएगा जब आप एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे साथियों। देखिएगा, यहाँ तक कि नदी की बात हम कर चुके हैं। लीजिए, जीवन रेखा की बात आई तो फिर से एक नदी हमको याद आई, जिसका नाम है इरावदी। इरावदी कहाँ की नदी है? म्यांमार की। इरावदी म्यांमार की नदी है, इसे ही म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। म्यांमार की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो कहिएगा, इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। और यहीं पर मशहूर शहर रंगून बसा है। रंगून किस नदी के किनारे है? तो कहिएगा, इरावदी नदी के किनारे रंगून बसा है। फिलहाल इरावदी म्यांमार की सबसे बड़ी नदी नहीं है, यहाँ की सबसे बड़ी नदी है साल्विन। साल्विन म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है, म्यांमार की सबसे बड़ी। हम एशिया महाद्वीप में जुड़े हैं साथियों, तो एशिया महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियों का अध्ययन कर रहे हैं, इस बात पर फोकस बनाइएगा। साल्विन जो कि म्यांमार की ही नदी है, वो म्यांमार की सबसे बड़ी है। इरावदी म्यांमार की जीवन रेखा कही जाती है। यहाँ तक की बातें स्पष्ट कर चुके हैं। एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पर साझा कर रहा हूँ, आमून नदी से। आमून नदी से प्रश्न पूछा गया है, ये किन दो देशों के बीच में प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है? तो रूस और चीन के। देखिएगा, आमून नदी रूस और चीन की प्राकृतिक सीमा बनाती है। प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है किसकी? आमून नदी रूस और चीन की प्राकृतिक सीमा निर्धारण का काम इसका है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी। मेरे हिसाब से अब आपको कोई समस्या यहाँ नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग हांगो नदी पर बात कर चुके, दजला फरात पर बात किया हमने, मैकांग पे बात किया, और जो एक दो प्रश्न यहाँ से बन सकते थे उस पर भी हमारा दृष्टिकोण बना रहा। फिलहाल आपके मस्तिष्क में होगा, सर सिंधु नदी पर चर्चा नहीं हुई, तो सिंधु नदी के बारे में समझ लो। वो भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकल करके अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। और सिंधु नदी के बारे में हम फिर से पढ़ेंगे। हम अपने भारत के दृष्टिकोण में जब आएंगे, अपने भारत का भूगोल जब हम लोग देख रहे होंगे, जब पढ़ रहे होंगे, उस समय हम इन तमाम नदियों का फिर से चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम एशिया महाद्वीप की नदियों की चर्चा कर रहे थे और हमारा दृष्टिकोण ये था कि हमें कौन कौन सी नदियों से हमारे लिए प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकते हैं और कौन से जरूरी प्रश्न हो सकते हैं। उन प्रश्नों को हमने साझा करने का प्रयास आपके साथ किया है साथियों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये मान के चलता हूं मैं कि आपको आज का कंटेंट, फिलहाल नदियों का ये समागम बेहतर लगा होगा। और मैं जहां तक कोशिश हमारी रही है कि जहां से प्रश्न आए हैं साथियों, नदियों संबंधी एशिया की प्रमुख नदियों से कौन कौन से बारीक प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कौन से प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, उन पर हमारा फोकस रहा। आशा है हमें ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा और आप
अब आप वाकई में अच्छा फील कर रहे होंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अब हम आपसे विदा लेना चाहते हैं, मिलते हैं आपसे नए कंटेंट में। मुस्कुराइए, पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए और हो सके तो शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।